हेलो व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पाइलम सिलेंट्रेटा और पाइलम नाइडेरिया की जनरल इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले नंबर पर है हमारे पास लोकोमोशन। अगर हम देखें तो नाइडेरिया में टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज पाई जाती है लोकोमोशन की बेस पे। कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो बिल्कुल सिसाइल है, नॉन मोटाइल है, और कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो मोटाइल है। तो सिसाइल वो स्पीशीज है जो लोकोमोशन नहीं करती यानी नॉन मोटाइल है, और मोटाइल वो है जिसमें लोकोमोशन पाई जाती है, जो अपनी जगह चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो वो मोटाइल स्पीशीज है। अगर हम देखें तो सी एनिमोन, ओबेलिया एंड कोरल्स, ये ओबेलिया का स्ट्रक्चर है, ये कोरल्स है। और सी एनिमोन वो भी हमारे पास नॉन मोटाइल सीलिएंट्रेट्स है। अगर हम मोटिलिटी की बात करें तो जेलीफिश और पाइसिलिया पेलेजिका, ये जेलीफिश है, ये भी मोटाइल है, और पाइसिलिया पेलेजिका जिसे हम कॉमनली पुर्तगीज मैनापार भी कहते हैं, इस स्पीशी को पाइसिलिया पेलेजिका को। तो ये स्पीशीज हमारे पास मोटाइल सीलेंट्रेट्स है। अब जेलीफिश में किस तरह की मोटिलिटी पाई जाती है, देखिए ये जेलीफिश का स्ट्रक्चर है जो एक अम्ब्रेला शेप और कप शेप स्ट्रक्चर है। तो ये एक्वेटिक एनिमल्स है, ऑब्वियसली पानी में रहते हैं। तो ये इस कप शेप स्ट्रक्चर को ऐसे क्लोज करता है। तो इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर पानी को स्टोर करता है, फिर वो पानी विद ए ग्रेट प्रेशर हाई स्पीड के साथ उस पानी को नीचे की तरफ छोड़ देता है, और एज ए रिजल्ट ये ऑर्गेनिज्म ऊपर की तरफ मूव करता है। एक बार फिर सुने, ये जेलीफिश जो है इस कप शेप स्ट्रक्चर में पानी को ऐसे पकड़ लेता है, पानी को एंटर करता है और इस कप शेप स्ट्रक्चर को नीचे से बंद करता है। जब पानी अंदर जाता है तो उसके बाद वहाँ पे वॉल्यूम फिल हो जाता है पानी से। तो ये इस पानी को विद हाई प्रेशर नीचे की तरफ छोड़ता है, पानी नीचे की तरफ आता है, एज ए रिजल्ट ऑर्गेनिज्म ऊपर की तरफ जाता है। तो इस किस्म के मूवमेंट को हम कहते हैं जेट प्रोपल्जन, क्योंकि जब ये बिल्कुल एक जेट की तरह, जिस तरह एक जेट प्रोपल्जन होती है, उसी तरह ये ऑर्गेनिज्म भी, ये जेलीफिश भी मूव करता है, पानी नीचे की तरफ आता है और ये ऑर्गेनिज्म ऊपर की तरफ। एक्शन रिएक्शन वाला मैकेनिज्म है यहाँ पे। अगर हम पाइसिलिया पेलेजिका की लोकोमोशन को देखें तो ये सिंपली स्विमिंग करता है। अब दूसरी पॉइंट की तरफ आते हैं, वो है लोकोमोशन, न्यूट्रिशन। अगर हम देखें तो ये सीलिएंट्रेट्स हमारे पास कार्निवोरस एनिमल्स है। सीलिएंट्रेट्स आर कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस है ये या अदर सीलिएंट्रेट्स को खाता है, स्मॉल एनिमल्स को खाता है, फॉर एग्जांपल क्रस्टेशियंस, स्मॉल इंसेक्ट्स की जो लार्वा, और इवन स्मॉल फिशेस भी खाता है। तो ये हमारे पास कार्निवोरस है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो दे हैव इनकम्प्लीट और सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट पाइलम में हमने बात की थी स्पॉन्जेस में कि उसमें कोई सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम आया, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। इनकम्प्लीट या सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग हो। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर को देखिए, हाइड्रा को, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ये इसका माउथ है, ये टेंटिकल्स है, और ये इसका इंटेस्टाइन और सीलेंट्रॉन। इस कैविटी को हम कहते हैं इंटेस्टाइन, ये इसका इंटेस्टाइन है या सीलेंट्रॉन है। तो हमने बात की कि इसमें सेक लाइक और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। सेक लाइक या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो है जिसमें
सिर्फ एक ओपनिंग हो जिसे वो एज ए माउथ एंड एज ए एनस बोथ यूज करता है। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल ये टेंटिकल्स है, इस टेंटिकल्स के जरिए इसने प्रे को पकड़ा और ये प्रे को माउथ की तरफ ले आता है, माउथ से फिर इसे एंटर करता है इंटेस्टाइन में या सीलेंट्रॉन में। तो इस सीलेंट्रॉन के इस तरफ पे देखे ये सेक लाइक है बिल्कुल और क्लोज्ड है इस तरफ पे। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ओपनिंग दिखाई देता है तो इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट और सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सिर्फ एक ओपनिंग है, इसमें दूसरा कोई ओपनिंग नहीं है। अब जब फूड पार्टिकल इस इंटेस्टाइन में आता है तो इसकी डाइजेशन होती है इस इंटेस्टाइन में। तो जब फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन हो जाए इंटेस्टाइन में, अब हमने कल बात की थी ना, ये इस फॉर एग्जांपल इस जगह को मैं जूम इन करता हूं तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये है एपिडर्मस और ये है गैस्ट्रोडर्मस और ये है वो इंटेस्टाइन या सीलेंट्रॉन। इस गैस्ट्रोडर्मस के अंदर सीलेंट्रॉन है। इसके बाद तो हमने बात की थी कि यहाँ पे हमारे पास डाइजेस्टिव सेल्स है या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, तो वो ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन को इस सीलेंट्रॉन में सिक्रीट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सिक्रीशन करती है तो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, तो वो एंजाइम इस कैविटी में इस सीलेंट्रॉन में उस फूड पार्टिकल की डाइजेशन करता है। उस डाइजेशन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो दो तरह की डाइजेशन मैकेनिज्म्स पाई जाती है सीलेंट्रेट्स में, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर वो है जो आउटसाइड द सेल, the digestion that takes place outside the cell is called extracellular digestion। अब outside the cell कहाँ पे होती है इस सीलेंट्रेट में? वो डाइजेशन सीलेंट्रॉन में या गैस्ट्रिक कैविटी में या इंटेस्टाइन में होती है। यहाँ पे जो फूड डाइजेस्ट हुआ है that are absorbed by these epidermal cells, gastrodermal cells। ये फॉर एग्जांपल वो डाइजेस्टेड पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, ये सेल्स इसे एब्जॉर्ब करते हैं और इस सेल्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये सेल ड्रा करता हूं, इसका न्यूक्लियस है, ये वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है। तो ये सेल इसे फर्दर इसकी ब्रेकडाउन करता है ऐसे फर्दर छोटे पार्टिकल्स में। तो जब डाइजेशन इनसाइड द सेल हो जाए, द डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो ये डाइजेशन कहाँ पे होती है? इनसाइड द सेल में। तो हमने बात की कि सीलेंट्रेट्स में दो तरह की डाइजेस्टिव मैकेनिज्म्स पाई जाती है, एक है एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, दूसरा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन वो है जो सीलेंट्रॉन में होती है यानी आउटसाइड द सेल होती है एक कैविटी में, उस कैविटी को हमने सीलेंट्रॉन का नाम दिया। फिर उस सीलेंट्रॉन से वो फूड पार्टिकल्स जो है कौन एब्जॉर्ब करता है? जो गैस्ट्रोडर्मस के सेल्स है वो इसे एब्जॉर्ब करता है और उसकी डाइजेशन करता है। तो उस डाइजेशन को हमने नाम दिया इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब फूड तो डाइजेस्ट हुआ तो उसकी एब्जॉर्प्शन कैसी होगी? तो एब्जॉर्प्शन की तरफ आते हैं। एब्जॉर्प्शन होगी थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ये फूड पार्टिकल्स जो है एब्जॉर्ब होते हैं इन द साइटोप्लाज्म और सेल के डिफरेंट पार्ट्स में। हम आते हैं अभी एजेशन की तरफ। एजेशन ये वेस्ट जो मटेरियल्स है उसे कैसे रिमूव करता है अपनी बॉडी से? जो डाइजेस्टिव वेस्ट है उसकी रिमूवल की बात करते हैं कि ये कैसे रिमूव करता है एजेशन में। तो हमने यहाँ पे बात की डाइजेस्टिव सिस्टम में कि ये सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें सिर्फ माउथ है, एनस एब्सेंट है, तो ये एजेशन करता है थ्रू
माउथ। यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये फॉर एग्जाम्पल, तो वो इस माउथ के थ्रू बाहर जाता है। तो डाइजेशन अकर्स थ्रू माउथ। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, लेकिन सर्कुलेशन तो होती है। हमने पाइलम प्रोटोजोआ में बात की थी कि ये सारे सिस्टम्स अगर एब्सेंट भी हो लेकिन प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे भी प्रोसेस अगर होती है। और वो सर्कुलेशन जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे सर्कुलेट होते हैं, वो होता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। फूड पार्टिकल्स जो है वो डिफ्यूज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये फूड पार्टिकल्स है तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, तो ये इस हाई कंसंट्रेशन से इस लो कंसंट्रेशन की तरफ ये न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ की तरफ, और डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल में ये न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज होते हैं। जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँचते हैं और यूज होते हैं। अब आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। They have no proper respiratory system, लेकिन respiration होती है again through general body surface or through diffusion. For example, ये हमारे पास एक सिलेंट्रेट है ओबेलिया, तो सिंपली ऑक्सीजन जो है वो इसकी बॉडी में एंटर होता है थ्रू डिफ्यूजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर डिफ्यूज होता है। तो इसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन थ्रू डिफ्यूजन, जो सिंपली एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज हो, गैसेस की डिफ्यूजन हुई, तो इस किस्म की रिस्पायरेशन को हम कहते हैं रिस्पायरेशन थ्रू डिफ्यूजन, और ये सिलिंड्रेट्स में पाया जाता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किस तरह एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे भी कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। लेकिन अगेन एक्सक्रीशन होता है, क्योंकि ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी फूड्स खाता है ये ऑर्गेनिज्म, तो ऑब्वियसली उसमें नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनेंगे, और उस कंपाउंड्स को एक्सक्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी टॉक्सिक एंड दे आर लाइफ थ्रेटनिंग टू द एनिमल्स। जिस तरह हमारे लिए खतरा बन जाती है, तो इस तरह इन एनिमल्स के लिए भी एक खतरा है। तो ये उसे एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो जनरली होता है अमोनिया, अमोनिया होता है इसका नाइट्रोजनस वेस्ट, वो भी थ्रू डिफ्यूजन एक्सक्रीट करता है। अब आते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ। अगर हम देखें तो इन एनिमल्स में ना तो कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों सिस्टम्स एब्सेंट है। लेकिन इसमें एक यूनिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम आप कह सकते हैं पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। इस सिलिंड्रेट्स में एक डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम पाया जाता है। डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम हमारे पास द मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है। सबसे पहले ये जब नर्वस सिस्टम की इवोल्यूशनरी अगर हम देखें, जब नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है तो पहले हमने बात की कि सिर्फ स्पॉन्जेस में सिर्फ न्यूरोसेंसरी सेल्स वहां पे प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे डिफ्यूज नर्वस सिस्टम आया। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ इस ओबेलिया में, ये ओबेलिया है, तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम ऐसा होता है कि इसमें सिर्फ एक
नर्व नेट बनता है। ये देखिए, ये एक नर्व नेट है। ना कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, बट सिंपली एक नर्व नेट है जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह को। तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, जो सिर्फ एक नेट होता है नर्व्स का। अगर हम हाइड्रा में देखें तो हाइड्रा में सिर्फ, और ये नर्व नेट जो है ये या तो एक होगा या टू होंगे, टू नर्व नेट्स। अगर हाइड्रा में हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ ओनली वन नर्व नेट प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल ऐसे सिर्फ ये सिंगल नर्व नेट प्रेजेंट है। और बास एनिमल्स ऐसे है जिसमें डबल नर्व नेट है, ऐसे। एक नेट ये हुआ, दूसरा वो वाला। तो इस किस्म की नर्व सिस्टम को हम कहते हैं डिफ्यूज नर्व सिस्टम। इसमें सिंपली नर्व्स कंबाइन होते हैं और एक नेट शेप स्ट्रक्चर बनाता है। ना कोई सेंट्रल नर्व सिस्टम है, ना पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, तो हमने डिफ्यूज नर्व सिस्टम का नाम दिया। अब स्केलेटल सिस्टम की तरफ आते हैं। अगर हम देखें तो इसमें कोई भी स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, सो वी कैन से दैट स्केलेटल सिस्टम इज एब्सेंट। लेकिन हमारे पास कुछ सिलिंड्रेट्स ऐसे हैं जिस पे एक्सोस्केलेटन मौजूद है। तो जनरली हम कहते हैं कि स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास है जिसमें एक्सोस्केलेटन पाई जाती है। In some species एक्सोस्केलेटन वो है जो आउटसाइड द बॉडी एक हार्ड कवरिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अगर हम किसी इंसेक्ट की बॉडी को देखें तो उस पे एक्सोस्केलेटन होगा। इंसेक्ट तो इस कैटेगरी में नहीं आते, उसका अपना एक पाइलम है, अपना क्लास है, लेकिन जनरली आपकी समझाने के लिए बताता हूँ। अगर हम किसी इंसेक्ट को देखें तो उसकी बॉडी के ऊपर आपको एक काइटिनियस कोट नजर आता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। और हमारा जो इंटरनल वाला स्केलेटन है जो बोन से बना है, नेटवर्क ऑफ बोन से, उसे हम कहते हैं एंडोस्केलेटन और इंटरनल स्केलेटन। और जो बाहर आउटसाइड द बॉडी जो एक कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। तो अगर हम सिलिंड्रेट्स में देखें तो स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट है, लेकिन एक एक्सोस्केलेटन मौजूद है सम स्पीशीज में, नॉट इन ऑल स्पीशीज। So this was all about the characteristics of phylum Coelenterata। आज की क्लास में हमने लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस फाइलम को वाइंड अप करेंगे। उसमें हम इसकी रिप्रोडक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।